Hello students, today we'll be discussing a new chapter that is tissues. It is a chapter of class 9 and we have already discussed about fundamental unit of life. हमने सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल के बारे में बात की थी कि सेल क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे उसके सेल ऑर्गेनल्स फंक्शन करते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट टिश्यूज की टिश्यूज क्या हैं. इसको समझने के लिए आपको एक हायरार्की पता होनी चाहिए. सबसे पहले सेल्स होते हैं, ठीक है. जब बहुत सारे सेल, अब सेल का डायग्राम तो आपको पता है ना कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सेल, दिस कंटेन्स ए न्यूक्लियस और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है. अब जब बहुत सारे सेल्स एक जैसे सिमिलर जैसे दिखेंगे, मतलब एक जैसे अपीयरेंस में होंगे और कुछ सिमिलर फंक्शन ही वो करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, टिश्यूज. समझ लो ये सिमिलर से सेल्स हैं, दिखने में देखो सिमिलर दिख रहे हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन. काम भी ये एक ही कर रहे हैं कि मतलब कुछ 4-5 सेल मिलकर अगर मैं कहूं कि ये सेल्स एक जैसे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, तो मैं क्या कह दूंगी, दे आर टिश्यूज, है ना. बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बन गए, टिश्यूज. टिश्यूज के बाद में क्या आता है, ऑर्गन. जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. एंड जब बहुत सारे ऑर्गन, कई एक से ज्यादा ऑर्गन मिलकर फंक्शन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. इसको समझने के लिए हम एक रूम का एग्जांपल लेते हैं कि ए रूम इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है. एक ब्रिक इज इक्विवेलेंट टू ए सेल. एक ईंट को हम एक सेल के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है. अब जो एक ईंट है वो एक सेल है. जब बहुत सारे सेल मिल गए तो हमने क्या कहा, हमने कहा टिश्यू. तो ऐसे ही जब बहुत सारी ईंटें मिलकर उन्होंने कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल वॉल्स बनाई, है ना, दीवारें बनाई या फिर फ्लोर बनाया, ठीक है, फर्श बनाया, तो वो सेल तो थे एक जैसे ही, लेकिन उन्होंने अपना काम डिवाइड कर दिया कि एक सिर्फ फ्लोर बनाने का काम हो रहा है और एक बाकी की जो ईंटें हैं वो दीवार बनाने का काम कर रही हैं. तो अपने फंक्शन को लेके वो स्पेसिफाइड हो गए कि अब सारी ईंटें सिर्फ दीवार नहीं बनाएंगी, कुछ ईंटें फ्लोर का काम भी करेंगी, ठीक है. कुछ ईंटें हो सकता है कि जहां पे विंडो लगेगी वहां पे कुछ ईंटों का यूज होगा. तो ऐसे आपको क्या एक चीज समझ में आई कि जो सारे सेल्स है वो एक फंक्शन नहीं करते हैं, भले ही वो दिखने में एक जैसे हों, लेकिन उनका फंक्शन डिवाइडेड हो जाता है. दे बिकम स्पेसिफाइड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. और ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे. तो एक डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वी कैन से स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे सिमिलर इन शेप एंड साइज, एंड परफॉर्म्स ए सिमिलर फंक्शन. एक ही सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब दिखते भी एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर भी एक जैसा है और काम भी एक जैसा है. दे विल बी नोन एज टिश्यूज. वो क्या कहलाएंगे, वो टिश्यूज कहलाएंगे. एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे शो डिवीजन ऑफ लेबर. ये डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं. क्या है ये डिवीजन ऑफ लेबर, यही जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल के थ्रू समझा था कि जो दीवारें हैं उसकी ईंटों का फंक्शन अलग हो गया है, जो फ्लोर है उसकी ईंटों का फंक्शन अलग हो गया है. तो जो सेल्स, जो टिश्यूज हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में टिश्यूज हैं, है ना, जिनसे मिलकर ऑर्गन बनता है और उनसे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होने की वजह से उनका फंक्शन भी चेंज हो गया है, ठीक है. जैसे कुछ टिश्यूज हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हैंड की, हाथ की मसल में प्रेजेंट है. कुछ आप लगा लो जो आपका हार्ट है, ठीक है, वहां पे कुछ टिश्यू प्रेजेंट है. क्या आपकी जो मसल है, ठीक है, हाथ की जो मसल है और जो आपके दिल की जो मसल है, क्या उन दोनों का काम एक है, नहीं, दोनों का काम डिफरेंट है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड हो गए हैं उस फंक्शन को करने के लिए, ठीक है. जो हार्ट का जो मसल है वो क्या करेगा, जो टिश्यू है वो क्या करेगा, वो ब्लड को पंप करने का काम करेगा, ठीक है. बाकी जो हमारी हैंड्स और लेग्स की जो मसल्स हैं, वो जो टिश्यू है वो हमें वॉक करने में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा. तो इनकी लोकेशंस अलग अलग हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग हैं. तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि टिश्यूज बहुत टाइप के हो सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो काम क्या करते हैं. अब हम बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की. अब आप एक इमेजिन करो एक प्लांट को और इमेजिन करो एक एनिमल को. क्या वो दोनों एक जैसे हैं, क्या उनकी बॉडी एक तरीके से फंक्शन करती है. समझो, प्लांट इट इज फिक्स्ड, वो कहीं जा नहीं सकता है ना, लोकोमोशन शो नहीं करता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, वो फिक्स्ड है अपनी जगह पे. लेकिन एनिमल्स तो ऐसे नहीं ना, वो तो घूमते फिरते रहते हैं, जाते रहते हैं. तो उनके अंदर कुछ डिफरेंस है, मतलब टिश्यू भी डिफरेंट तरीके के होंगे. दूसरा, कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, बारिश हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, प्लांट अपनी जगह पे ही रहेगा. मतलब जो हार्श कंडीशन है
उनमें भी वो सरवाइव करता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है एनिमल्स में। हम जब भी बारिश आती है या मौसम खराब होता है, हम घर में छुप जाते हैं, घर में आ जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, हमें शेल्टर चाहिए होती है। तो हम दोनों के टिश्यूज में डिफरेंसेस होंगे, है ना। तो इन्हीं बेसिस पे प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में अलग टिश्यू होंगे एंड एनिमल सेल में अलग टिश्यू होंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करते हैं, ठीक है। टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी दो टाइप के टिश्यू होते हैं। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड वन इज परमानेंट टिश्यू। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने दो टाइप के टिश्यू बताए हैं ना, प्लांट में ही एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कहां पे ये प्रेजेंट है, हमें ये देखना पड़ेगा। दे आर द डिवाइडिंग सेल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कैसे हैं? दे आर डिवाइडिंग, मतलब हमेशा डिवाइड करेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, दे आर डिवाइडिंग, हमेशा डिवाइड करेंगे। और ये परमानेंट हो गए, मतलब अब इन्होंने अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया है कि अब ये डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनमें डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो गई है। अब उन्होंने एक अलग काम ले लिया है कि हम डिवीजन का काम नहीं करेंगे, हम कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये मत समझना कि ये डिवीजन का काम नहीं कर रहे मतलब कोई काम नहीं कर रहे, नहीं, ये स्पेसिफाइड हो जाएंगे टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इनका क्या काम है? इनका काम सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग है। तो अब ये सोचो आप कि डिवाइडिंग की जरूरत कब पड़ेगी? कोई सेल लगातार डिवाइड कर रहा है मतलब ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज की ग्रोथ करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइट इंक्रीज होगी, है ना। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यही रेस्पॉन्सिबल है। अब जो प्लांट है देखो अनलिमिटेडली ये ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं। भले ही कोई जानवर आके इनको खा के चला जाए, वापस से ये मतलब ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है, ग्रोइंग की एबिलिटी कहाँ से आई है? वो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आई है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पूरे प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कि भाई यही डिवाइड करता रहेगा, नहीं। अगर सिर्फ डिवीजन का काम रहेगा तो बाकी के जो फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करेगा? तो जो बाकी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कि कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे और उन्हीं में से जो सेल डिवाइड कर चुके हैं अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो एक परमानेंट बन गए हैं सेल और दूसरा फंक्शन करेंगे। अब इनकी लोकेशन क्या हो सकती है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए रूट, एक प्लांट की रूट है, तो इसकी जो टिप्स हैं, ठीक है, ये जो टिप्स हैं यहां पे प्रेजेंट होंगे क्योंकि यही तो आगे ग्रो करती है। इसको ऐसे समझो आप कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसे एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर आप इसको कंसीडर करो। इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स की जो टिप है वहां पे क्या पाया जाएगा? वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो शूट है, शूट की जो टिप है वहां पे भी क्या पाया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, क्योंकि या तो प्लांट की ग्रोथ ऐसे होगी मतलब इसकी रूट्स ग्रो करेंगी, या फिर इसकी ग्रोथ कुछ ऐसे होगी मतलब इसमें दूसरी टहनी आएंगी, है ना। इसका जो स्टेम है वो इंक्रीज होगा, उसकी लेंथ हाइट इंक्रीज होगी। तो हमेशा कहां पे पाया जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? हमेशा टिप्स पे पाया जाएगा ऑफ रूट एंड शूट। तो हम इसकी लोकेशन लिख लेते हैं, दे आर प्रेजेंट at the tip of root and shoot। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये सिर्फ एक जगह टिप पे ही पाया जाएगा, बाकी जगह का फंक्शन कौन करेगा? ऐसा समझो आप। चलो एक एग्जांपल देते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी है कि 2 ऑनियंस को पानी में रखा हुआ है, ठीक है। कुछ दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो उनकी रूट्स ग्रो करने लगी हैं। अब आपने एक अनियन की रूट को कट कर दिया है। रूट को कट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, कट कर दिया है। जब वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा ही नहीं तो क्या रूट्स की ग्रोथ होगी?
नहीं होगी। तो एक्टिविटी के एंड में कंक्लूजन भी यही निकलता है कि एक ऑनियन जिसकी रूट्स को हमने कट नहीं किया था, जिसकी रूट टिप को हमने कट नहीं किया था, वो तो ग्रो करती चली गई, लेकिन जो दूसरी अनियन थी जिसकी रूट टिप्स को हमने कट कर दिया था वो स्टॉप हो गई वहीं पे, है ना। आगे की ग्रोथ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जो रूट की टिप्स पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो तो हमने कट कर दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर ऐसा ही होता कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन सिर्फ रूट और शूट की टिप पे ही है, उसी वाले पोर्शन में ही है, तब तो फिर प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रो ही नहीं कर पाता। एक बार वहां से तोड़ दिया तो दूसरी बार कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी टाइप्स हैं और उनकी लोकेशन भी अलग अलग जगह पे होती है। ठीक है, अब हम उसको स्टडी करते हैं कि कौन से हैं वो टाइप्स एंड कहाँ वो प्रेजेंट है और क्या उनका पर्टिकुलर फंक्शन है। ये तो हमने एक जनरल अकाउंट देखा था कि ऐसे होते हैं टिश्यूज, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ये तो हमने एक जनरल टिश्यू की डेफिनेशन देखी। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के हैं ये और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो वही बेसिक सा क्लासिफिकेशन, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक के भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, वन इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक, वन इज इंटरकैलरी एंड अनदर वन इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, यहां पे परमानेंट में भी 2 टाइप के हो गए आपके, सिंपल परमानेंट, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में। अभी हम आते हैं मेरिस्टेमेटिक पे। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट्स हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहां प्रेजेंट हैं। तो ये समझो आपकी एक शूट की टिप है। ठीक है, ये आपका शूट वाला पोर्शन है। तो ये वाली तो हो गई टिप, ये वाला जो पोर्शन है ये टिप वाला पोर्शन है। तो यहां पे आपका पाया जाएगा एपिकल। ठीक है, अब बच्चों ये अगर एक स्टेम का पोर्शन है तो ये भी समझो कि यहां से कुछ कुछ आपकी ब्रांचेस भी निकलेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी कहां होगा और लेटरल कहां होगा। इंटरकैलरी होगा एट द बेस ऑफ नोड्स। ठीक है, ये नोड्स है ना, और 2 नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? इंटर नोड। तो ये कहां पे हो गया इसकी लोकेशन? एट द बेस ऑफ द नोड्स। ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे इंटरकैलरी। नेक्स्ट इज लेटरल। ठीक है, लेटरल का मतलब क्या है? साइड साइड में प्रेजेंट होगा। ये टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा? इसको डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, ब्लैक से बना लेते हैं। साइड साइड में जो टिश्यू होगा वो क्या कहलाएगा? आपका लेटरल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? लोकेशन समझ में आ गया कि ये टिश्यूज, ये तीनों ही क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तीनों के तीनों। ठीक है, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग है। लोकेशन अलग क्यों है? क्योंकि कुछ फंक्शन भी तो अलग होगा। तो एपिकल का तो एक ही फंक्शन है कि जो शूट है, टिप है, इसको हमेशा ग्रो करवाता रहेगा, साइज में इंक्रीज करवाता रहेगा, मतलब प्लांट की हाइट को इंक्रीज करवाएगा। एपिकल क्या करवाएगा? इंक्रीजेस हाइट ऑफ द प्लांट। इसका फंक्शन समझ में आया एपिकल का। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी। जो इंटरकैलरी है वो नोड्स के बेस पे प्रेजेंट है, मतलब वो इंटर नोड वाले टिश्यू को क्या करवाएगा? लेंथ इंक्रीज करवाएगा। मतलब ये वाली जो लेंथ है, एक नोड ये है, देखो ये एक नोड है और ये एक नोड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन बच गया है, कौन सा वाला?
ये वाला जो पोर्शन बच गया यहां से लेकर यहां तक, इसकी भी तो हाइट इंक्रीज होगी, इसकी भी तो लेंथ इंक्रीज होगी। वो कौन करवाएगा? वो आपका इंटरकैलरी करवाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, यहां से बड अराइज होती है। ठीक है, यहां से बड अराइज होगी, लीफ लगी रहेगी यहाँ पे, या कोई ब्रांच निकलेगी यहां से। अब ऐसा समझो कि कोई भी जानवर आके यहां से इसको खा के चला गया। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा समझ लो, यहाँ पे लीफ लगी हुई थी, इस वाले पार्ट पे लीफ थी, और कोई भी प्लांट उसको कोई भी जानवर उसको तोड़ के चला गया या फिर खा के चला गया। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि वापस से आ जाती है वो लीफ, या टहनी लगी होती तो वो वापस से आ जाती है, क्योंकि उसके बेस पे क्या लगा रहता है? उसके बेस पे ये इंटरकैलरी टिश्यू है। ठीक है, जो कि उसको वापस से ग्रो करवा देता है। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, ग्रो तो ये भी करवा सकता है किसी भी चीज की, है ना, इनिशिएशन तो ये भी करवा सकता है ना। तो इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है, एट द नोड्स इंटरकैलरी टिश्यू इज प्रेजेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, हाइट की हम बात कर रहे हैं कि प्लांट की हाइट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। ठीक है, उसके डायमीटर का क्या, उसके साइज का क्या? ठीक है, मतलब अगर ये इतना ही पतला रहेगा तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स की तो हाइट, सिर्फ हाइट ही नहीं इंक्रीज होती है, उनकी गर्थ भी इंक्रीज होती है, वो डायमीटर में भी इंक्रीज होते हैं, है ना, स्टेम मोटा भी होता है उनका। तो ये जो साइड वाली जो ग्रोथ है ये कौन करवाएगा? समझ लो ये बाद में ग्रो करने के बाद में कुछ ऐसा बन गया, तो दोनों के साइज में डिफरेंस है, ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा प्लांट है, ये जो स्टेम है। ठीक है, तो ये वाली जो ग्रोथ कौन करवा रहा है? ये ग्रोथ करवा रहा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मतलब डायामीटर, प्लांट का जो स्टेम है उसका डायामीटर कौन इंक्रीज करवाएगा? दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका फंक्शन भी हम लिख लेते हैं, इंक्रीज द लेंथ बिटवीन नोड्स। ठीक है, नोड्स के बीच की लेंथ को इंक्रीज करता है कौन? इंटरकैलरी। नेक्स्ट लेटरल क्या करेगा? इंक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज है बच्चों, ये जो सिंबल बना रही हूं ऐसे, इसका मतलब आप इंक्रीज समझना। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं इंक्रीज से। इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ स्टेम, डायामीटर की जगह आप गर्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है मोटाई, ठीक है, चौड़ाई। ये तीन इसके फंक्शंस हैं। एग्जाम में ये बहुत सिंपल सा 2 नंबर में आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफाइन देयर फंक्शन। तो आपको उनकी लोकेशन के साथ साथ उनके फंक्शन भी पता होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू पे आने से पहले इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखते हैं। नंबर 1, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब जो न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियस होगा सेल का, कौन से सेल का? मेरिस्टेमेटिक सेल का, वो एक प्रोमिनेंट होगा, मतलब इजीली विजिबल होगा, साइज में बड़ा होगा थोड़ा। नेक्स्ट जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से बनी होगी, ये बात तो हमें पता है, क्योंकि प्लांट सेल का स्पेसिफिक फीचर क्या है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन वो थिन होगी। ठीक है, सेल वॉल इज थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इतनी बात समझ में आ गई। आपसे यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए मेरिस्टेमेटिक सेल, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल के क्या फीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स पता होने चाहिए। यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। उससे पहले आप स्क्रीन पे देखो, जो चीज मैंने आपको समझाई है, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वही आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि यही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, सिमिलर टू दिस, कि इसकी लोकेशन देखो, एपिकल एकदम टॉप पे लगा हुआ है ना, एकदम टॉप पे एपिकल प्रेजेंट है।
क्योंकि उसको हमेशा हाइट इंक्रीज करनी रहती है। हमेशा डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग तो सारे ही है, लेकिन टॉप पे प्रेजेंट होने की वजह से वो हाइट को इंक्रीज करेगा। ठीक है। दूसरा इंटर कैलरी, मतलब एट द बेस ऑफ द नोड्स के बेस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पे ये हाइट को इंक्रीज करवाएगा, लेंथ को इंक्रीज करवाएगा। नेक्स्ट आपको लेटरल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, साइड में प्रेजेंट है, मतलब जो डायामीटर को इंक्रीज करेगा स्टेम के या फिर रूट के भी। ठीक है, रूट भी तो धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है ना, स्टार्टिंग में एकदम कैसे धागे जैसी होती है, लेकिन बाद में वो मोटी हो जाती है। तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट रहता है, लेटरल टिश्यू। देखो जो शूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चे, ये मत समझना कि ये सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, ये रूट में भी प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आप नेक्स्ट एक और डायग्राम देखिए, क्लासिफिकेशन गिवन है कि कैसे टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को दो में डिवाइड किया है। वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को फर्दर डिवाइड किया गया है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। वैसे ही परमानेंट को भी दो टाइप में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट फिर से तीन टाइप में डिवाइडेड है, पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो भी दो में डिवाइडेड है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसको अपनी कॉपी में बना लेना, लिख लेना, क्योंकि जो भी प्लांट टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं वो इतने ही टाइप के होते हैं, इतना ही उनका क्लासिफिकेशन है। अब हम भी इस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। अब हम सिर्फ बात करेंगे, यहाँ पे जो डायग्राम हम ड्रॉ करने चाह रहे हैं, हम सिर्फ एक परमानेंट टिश्यू का करेंगे। ठीक है, परमानेंट को किस में डिवाइड किया था? दो में डिवाइड किया था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये फिर से तीन में डिवाइडेड था, जो सिंपल परमानेंट था ये फिर से तीन में डिवाइडेड था, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अभी के लेक्चर में हम इन तीनों को ही स्टडी करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स भी दो में डिवाइडेड था, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेनकाइमा की। इससे पहले कि हम पैरेनकाइमा के भी टाइप्स पढ़ेंगे, उसके कुछ और फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं पैरेनकाइमा सेल, कहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं, तो एक बार एक इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि पैरेनकाइमा भी कई टाइप के होते हैं। क्लोरेनकाइमा, अब आप इसको कोलेनकाइमा से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे COLLEN है और यहाँ पे क्लोरेन है, CHLO है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। जो क्लोरेनकाइमा है इट इज ए टाइप ऑफ पैरेनकाइमा, ठीक है, एंड कोलेनकाइमा इट इज ए टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अलग हैं, लेकिन ये किसका पार्ट है? ये तो एक पैरेनकाइमा का ही पार्ट है। ऐसे ही दूसरा होता है एरेनकाइमा। ठीक है, ये दो और आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं पैरेनकाइमा से कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे सेल्स होते हैं। दे आर द लिविंग सेल। जो पैरेनकाइमा सेल होते हैं, पहली चीज तो दे आर लिविंग। ओके, दूसरी बात, जो इनकी सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है। ठीक है, दे हैव थिन सेल वॉल। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस? मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हम ड्रॉ करते हैं पैरेनकाइमा, ठीक है, ये हमने पैरेनकाइमा सेल ड्रॉ कर दिए, तो इनके बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस होगा ये कहलाएगा इंटरसेलुलर स्पेस।
मतलब दो सेल के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है, उनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है। एंड दे स्टोर फूड। और जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं उनका एक और मेजर फंक्शन रहता है कि वो फूड भी स्टोर करते हैं, और किसी किसी केस में ये फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसाइज भी करेंगे। अब ये बात हमने पढ़ ली थी कि जिस केस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनका नाम चेंज कर दिया जाता है, दैट इज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डाल के या फिर स्टार मार्क डाल के लिख सकते हैं कि व्हेन ठीक है, when parenchyma cell they have chlorophyll and they perform photosynthesis। जब वो फोटोसिंथेसिस का काम शुरू कर देते हैं तो we call them क्लोरेन्काइमा, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है उस टाइम पे? क्लोरेन्काइमा। इन द सेम वे हमने बात की थी एरेन्काइमा की, मतलब ये कौन से सेल होंगे? ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल ही होंगे, दैट इज पेरेन्काइमा टाइप का मेरिस्टेमेटिक होगा। एरेन्काइमा सेल में लार्ज कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ पेरेन्काइमा जिनके अंदर स्पेस पाया जाता है, मतलब सेल के अंदर ही एयर कैविटी पाई जाती है, ठीक है, और जनरली दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, ताकि वो उनको फ्लोट करने में हेल्प करे। तो हम क्या लिख सकते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट। They have air cavity which help them to float। ठीक है, ये कैसे सेल्स होते हैं, कैसे पेरेन्काइमल सेल होते हैं कि इनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, एयर कैविटी कहते हैं उसको, एंड जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है, ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? एरेन्काइमा, ठीक है। अब इनका फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे थे तो यहाँ पे क्लोरेन्काइमा कहला रहे थे, यहाँ पे ये फ्लोटिंग में हेल्प करवा रहे हैं तो ये एरेन्काइमा कहला रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये दो टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं पेरेन्काइमा के, दैट इज क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कोलेन्काइमा, ठीक है, ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे थे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोलेन्काइमा की। दे आर ऑल्सो लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल होते हैं, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच का, सेल्स के बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो इनमें थोड़ा कम रहता है। सबसे ज्यादा किसमें रहता है? पेरेन्काइमा में, यहाँ पे थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। अब आपने देखा होगा कि कई बार हम लीव्स को, टहनियों को ऐसे झुकाते हैं, पकड़ते हैं तो वो तुरंत टूट नहीं जाती है ना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती है। तो क्यों होती है वो? क्योंकि उनके अंदर कोलेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, यही एक ऐसा टिश्यू है जो उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। सेल्स आर इलोंगेटेड, मतलब इनके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड रहते हैं, और साथ में ही इनके जो कॉर्नर्स रहते हैं वहां पे थिकनिंग रहती है ना, थिक स्ट्रक्चर रहता है। अभी मैं दिखाऊंगी ये स्ट्रक्चर।
इमेज देखिए, स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी कि कैसे ये इलोंगेटेड सेल है और साथ में ही इनका स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा इनके देखो आप कॉर्नर्स पे देखो कैसे थिक स्ट्रक्चर है ना, थोड़े ये मोटे मोटे से हैं। तो ये इनकी खास बात है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। अब आप पेरेन्काइमा का भी देख सकते हो कि एकदम सिंपल से सेल हैं, एकदम थिन सेल है ना, उनकी सेल वॉल बहुत ही थिन है और उनमें स्पेस भी प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस। अब हम आते हैं स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर, ठीक है। यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। नेक्स्ट विल स्टडी स्क्लेरेन्काइमा। अब खास बात यह है कि दे आर डेड सेल। अभी तक हम एक लाइन लिखते आ रहे थे कि पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा दे आर लिविंग सेल, बट स्क्लेरेन्काइमा दे आर डेड सेल। डेड सेल होने की वजह से ही आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, ठीक है। दे आर ऑल्सो लॉन्ग सेल एंड नैरो सेल। ये कैसे लॉन्ग एंड नैरो है, आप ऐसा समझ सकते हो, कुछ ऐसा सा इनका शेप है, ठीक है। एकदम नैरो होंगे, मतलब अंदर स्पेस बहुत कम है, डेड होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म है नहीं इनके अंदर। एंड लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, इसका मतलब अभी समझाऊंगी, पहले लिखते हैं। दे आर नैरो सेल्स एंड हैव lignin in their cell wall। लिग्निन एक सब्सटेंस रहता है, ठीक है, जो सेल वॉल में पाया जाता है कई बार। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया है, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लो। किसमें पाया जाएगा? ये स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाएगा। अभी तक लिग्निन नहीं पाया जा रहा था, इसकी वजह से ये थोड़े कैसे हो जाते हैं, हार्ड सेल होते हैं। जैसे आप कोकोनट को इमेजिन करो, जो हस्क ऑफ कोकोनट है, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, वो कैसा हार्ड रहता है, ठीक है। और जो सीड का जो सीड कोट है, सीड भी कितने हार्ड रहते हैं ना, उनकी कवरिंग कितनी हार्ड रहती है। तो ये क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमा से बने रहते हैं, इसीलिए वो इतने हार्ड हैं। तो हम कह सकते हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये हार्डनेस किसके लिए है? ताकि इजीली वो ब्रेक ना हो, है ना, सीड इजीली ब्रेक ना हो। तो वो एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं ये, हस्क ऑफ कोकोनट एंड सीड कोट में, ठीक है। और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब आप इनका भी स्ट्रक्चर देखो, स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रहा है कि कितने लॉन्ग नैरो सेल हैं, है ना, लंबे तो हैं लेकिन अंदर से उतना ही गैप भी इनमें कम है, एकदम लॉन्ग एंड नैरो हैं। और जो वॉल है, सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। इतनी बात क्लियर है? तो आपने इमेज भी देख ली। एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्या हर बार ही बनता है इस चैप्टर से, कि आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में। कई बार आपसे स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है कि डिफाइन स्क्लेरेन्काइमा विद एग्जांपल्स या फिर कोलेन्काइमा। कई बार आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इनका सेक्शन ड्रॉ करके बताओ तीनों का। तो आपको लेबलिंग भी पता होनी चाहिए, प्लस इनका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, थोड़ा सा हमें डिटेल स्टडी करना है, प्लस हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।